माँ दुर्गा आदिशक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी सूर्य देव के बारे में कि हमारा जो ये पूरा तारामंडल है इसके अधिष्ठाता सूर्य देव हैं और चंद्रमा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने सूर्य देव महत्वपूर्ण हैं। तो सूर्य देव जो है जब अपनी किरणों से, यानी कि सूर्य देव के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ होता है वो उनकी किरणों से अस्त हो जाता है। तो यदि वो अस्त कैसे होता है कि उसके जो अंशों के अंतर होना चाहिए सूर्य देव में और उसके अंदर अंशों का अंतर करीब औसत 10 से 15 के बीच में सारे ग्रह का औसत आ जाता है कि 10 से 15 में कोई ग्रह 10 पे अस्त हो जाता है, कोई 11 पे, कोई 12 पे, कोई 15 पे। जैसे बुध जो है वो 15 पे अस्त होता है। तो इस प्रकार से ये देखा जाता है कि कौन सा ग्रह अस्त होता है। तो सूर्य देव जो है वो कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सूर्य देव को देखते हुए ये पता लगाया जा सकता है कि जातक का जन्म कब हुआ था। जैसे सूर्य देव लग्न में यदि होते हैं जिस समय तो प्रातः काल का जन्म, यदि सूर्य देव 10वें भाव में बैठे हुए हो दिखे आपको या उसके आसपास दिखे तो दोपहर का जन्म, यदि सूर्य देव 7वें भाव में दिखते हैं आपको तो फिर शाम का जन्म माना जाएगा जातक का। और यदि सूर्य देव 4थे भाव में बैठे हुए हों तो आधी रात का जन्म माना जाएगा। तो आप उसका समय तो बाद में मालूम पड़े, पहले आप अनुमान से उसका समय बता सकते हो कि वो कौन से समय में जन्म लेता है या जन्म लिया है उसने। इसी प्रकार से जो चंद्रमा होता है वो चंद्रमा को देखो आप कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ होता है जन्म कुंडली के अंदर वो उसकी जातक की राशि होती है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा कितने महत्वपूर्ण है कुंडली के हिसाब से ये मैंने आपको बताया। अब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए। सूर्य देव को जो है उदय होते हैं और शाम को अस्त होते हैं, इसलिए सूर्य देव को दिन में बलि माना जाता है और जब वो 10वें भाव में होते हैं तो बलि माना जाता है। और रात के समय चंद्रमा को बलि माना जाता है। खास करके चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बलि माने गए हैं और कृष्ण पक्ष में उनको क्षीण माना गया है। अब आप ये देखिए कि यदि किसी पुरुष का जन्म दिन में हुआ हो और जातक का लग्न विषम राशि में हो, सूर्य भी विषम राशि में हो और चंद्रमा भी विषम राशि में हो तो ऐसा जातक की कुंडली महाभाग्यवान जातक की कुंडली कहलाती है। इसी प्रकार किसी स्त्री का जन्म रात को हुआ हो और लग्न भी सम राशि का हो, सूर्य देव भी सम राशि में बैठे हुए हों और चंद्रमा भी सम राशि में बैठे हुए होते हैं तो ऐसी स्त्री महाभाग्यवान स्त्री कहलाती है। ऐसा जातक पुरुष और स्त्री जो मैंने दोनों बताए हैं, ऐसी स्थिति में जब उनका जन्म होता है तो वो महाभाग्यवान की श्रेणी में आते हैं। अब आपको मैं विपरीत राजयोग के बारे में बताता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठ जाते हैं जो राशि तो वो तो कमजोर हो ही जाते हैं, किंतु उनमें जो राशि होती है और उस राशि के जो स्वामी होते हैं वो राशि के स्वामी यदि आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो वो विपरीत राजयोग में आता है। जैसे छठे का स्वामी
12वें में बैठ जाए, 12वें का स्वामी छठे में बैठ जाए, या छठे का स्वामी 8वें में बैठ जाए, 8वें का स्वामी छठे में बैठ जाए, या 8वें का स्वामी 12वें में बैठ जाए, 12वें का स्वामी 8वें में बैठ जाए। आपस में स्थान परिवर्तन 6, 8, 12 के स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन कर लें और दूसरे कोई ग्रह की युति उनके साथ में नहीं हो। तो उत्तर कालामृत के अनुसार तो ये तीनों 6, 8 और 12 तीनों के स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन करते हो तो लागू होगा, किंतु प्राचीन ज्योतिष के अनुसार इन 3 स्वामियों को नहीं जरूरी है। दो ग्रह के स्वामी 6 और 12 के आपस में कर लें, या 12 के और 8 के आपस में कर लें, या 8 और 6 के आपस में कर लें। इन तीनों में से 2 के स्वामी भी आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो वो फिर सिर्फ दोष के दोषी नहीं होते, तीन दोष का निवारण तो हो ही जाता है, बल्कि उस कुंडली में विपरीत राजयोग आ जाता है और ऐसा व्यक्ति राजाओं की तरह अपनी जिंदगी जीता है। उसको सुख सुविधा के सारे साधन मिलते हैं, सारे साधन उसके पास मौजूद होते हैं, पत्नी का सुख, संतान का सुख, धन भी अच्छा कमाता है और समाज में भी ऐसे व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार मैंने आपको आज विपरीत राजयोग के बारे में भी बताया। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।